हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम आपको एनसीईआरटी साइंस 4 6th क्लास चैप्टर 2 भोजन के घटक करवाएंगे। हमने भोजन के घटक का पार्ट 1 कर लिया है। यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो वीडियो के ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें और वहां से वीडियो देखें। कल हमने पढ़ा था कि भोजन क्या है, भोजन के घटक क्या हैं और भोजन में पोषक तत्व कौन कौन से हैं और ये किन किन में पाए जाते हैं आदि के बारे में पढ़ा था। आज हम कुछ क्रियाकलापों के बारे में जानेंगे जिनसे हमें पता चले कि हम जो खाद्य पदार्थ खाते हैं उनमें पोषक तत्व या भोजन घटक मौजूद हैं या नहीं। और हम जानेंगे कि संतुलित आहार क्या है और संतुलित आहार में पोषक तत्व कौन कौन से हैं और इनकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं और उन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। डिहाइड्रेशन अर्थात निर्जलीकरण, शरीर से अधिक मात्रा में जल की हानि अर्थात निकलने की स्थिति को डिहाइड्रेशन कहा जाता है। डायरिया, वोमिटिंग, लू लगने आदि की स्थिति में शरीर से अत्यधिक जल निकलने लगता है तथा शरीर में जल के अभाव में डिहाइड्रेशन हो सकता है। डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण में मांसपेशियों में ऐंठन, कमजोरी हो जाती है। डिहाइड्रेशन एक मेडिकल आपात स्थिति है। यदि डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण का समय पर उपचार नहीं किया जाए तो इससे मृत्यु भी हो सकती है। निर्जलीकरण होने की स्थिति में ORS एक प्रकार की दवा दी जाती है। ORS उल नहीं रहने की स्थिति में चीनी तथा नमक का घोल दिया जाता है। खाद्य में विभिन्न पोषक तत्वों की उपस्थिति की जांच, मंड की उपस्थिति की जांच। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। किसी खाद्य पदार्थ में मंड है या नहीं की जांच आसानी से की जा सकती है। मंड की जांच के लिए आवश्यक सामग्री: आयोडीन का घोल। आयोडीन के घोल में पानी मिलाकर आयोडीन के दोनों घोल को तैयार किया जा सकता है। उबले या कच्चे आलू का पेस्ट या चावल का पेस्ट या उस खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा जिसमें मंड की उपस्थिति की जांच की जानी है, उस गिलास या शीशे का एक प्लेट ड्रॉपर। मंड के उपस्थिति की जांच की विधि: उबले हुए आलू या कच्चे आलू के पेस्ट से थोड़ी सी मात्रा उस गिलास में लिया, उसमें ड्रॉपर की सहायता से आयोडीन के तनु घोल की 2 या 3 बूंद डालो। परीक्षण: उस गिलास में रखे हुए आलू के पेस्ट का रंग गहरा नीला, डार्क या ब्लू हो गया। निष्कर्ष: आलू में मंड या स्टार्च उपस्थित है। इसी तरह हम अन्य दिए गए खाद्य पदार्थ में मंड या स्टार्च की उपस्थिति की जांच करें। आलू के पेस्ट का गहरे नीले रंग में बदल जाना मंड के उपस्थिति की पुष्टि करता है। यदि दिए गए खाद्य पदार्थ का रंग नीले गहरे रंग में नहीं बदलता तो उसमें मंड उपस्थित नहीं है। खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति की जांच। खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति की जांच के लिए आवश्यक सामग्री: सफ़ेद कागज़ का एक टुकड़ा, तला हुआ आलू या केले का चिप्स या मक्खन की थोड़ी सी मात्रा। विधि: तले हुए आलू के चिप्स को उजले कागज़ में लपेटें। कागज़ को सावधानी से कूटें या हाथ से मसलें। कूटने या मसलने में सावधानी बरतें ताकि कागज़ नहीं फटे। कागज़ के टुकड़े को खोलकर चिप्स को हटाएं। कागज़ के टुकड़े को प्रकाश की ओर रखकर सावधानी से देखें। परीक्षण: कागज़ के टुकड़े पर एक आभासी धब्बा दिखाई दे रहा है। निष्कर्ष: आलू के चिप्स में वसा उपस्थित है। कागज़ के टुकड़े पर आभासी धब्बे का बनना आलू के चिप्स में वसा होने की पुष्टि करता है। यदि इस क्रियाकलाप में कागज़ के टुकड़े पर धब्बा नहीं बनता तो दिए गए खाद्य पदार्थ में वसा नहीं है। इस प्रक्रिया को अन्य दिए गए खाद्य पदार्थ के साथ दोहराएं। खाद्य पदार्थ में प्रोटीन के उपस्थिति की जांच। खाद्य पदार्थ में प्रोटीन के उपस्थिति की जांच के लिए आवश्यक सामग्री: कॉपर सल्फेट का विलयन,
100 ml पानी में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को घोलकर कॉपर सल्फेट का विलयन तैयार किया जा सकता है। कॉस्टिक सोडा का विलयन 100 ml जल में 10 ग्राम कॉस्टिक सोडे को घोलकर कॉस्टिक सोडा विलयन तैयार किया जा सकता है। दाल का पेस्ट ड्रॉपर परखनली खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति की जांच की विधि। परखनली टेस्ट ट्यूब में दी गई दाल के पेस्ट की थोड़ी मात्रा लें। परखनली में थोड़ा सा पानी डालें। इसमें 2 से 3 बूंदे कॉपर सल्फेट के घोल ड्रॉपर की सहायता से डालें। इसमें लगभग 10 बूंद कॉस्टिक सोडा का घोल डालें। इसे अच्छी तरह मिलाएं। प्रेक्षण परखनली का घोल का रंग बैंगनी हो गया। निष्कर्ष दाल में प्रोटीन उपस्थित है। घोल का बैंगनी रंग बदलना खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को बतलाता है। यदि घोल बैंगनी रंग में नहीं बदलता तो दिए गए खाद्य पदार्थ में प्रोटीन नहीं है। इस क्रियाकलाप को खाद्य पदार्थ के दिए गए अन्य नमूनों के साथ दोहराएं। संतुलित आहार एक दिन में खाए जाने वाले भोजन को प्राय आहार कहते हैं। हमारे शरीर की अच्छी वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व जिनके हमारे शरीर को आवश्यकता है उचित मात्रा में होनी चाहिए। कोई भी पोषक न तो अत्यधिक हो न ही बहुत कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रोगशांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार की परिभाषा आहार जिनमें सभी आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा तथा अनुपात में जल तथा रोगशांश के साथ हो संतुलित आहार कहलाता है। एक संतुलित आहार वह है जिसमें भोजन के सभी घटक सही मात्रा तथा अनुपात में उपस्थित हो। भोजन पिरामिड या खाद्य पिरामिड संतुलित भोजन की एक प्रकार की अवधारणा है जिसका चित्रण खाद्य पदार्थों को पिरामिड के रूप में दर्शाकर किया जाता है। फूड पिरामिड या भोजन पिरामिड। भोजन पिरामिड या खाद्य पिरामिड हमें प्रतिदिन खाए जाने वाले भोजन के प्रकार तथा उसकी मात्रा के बारे में बतलाता है। भोजन पिरामिड या खाद्य पिरामिड को सामान्यतः 4 भाग में विभाजित किया गया है। कार्बोहाइड्रेट से युक्त भोजन जैसे रोटी चावल अनाज आदि भोजन को पिरामिड या खाद्य पिरामिड के आधार के वाले भाग में रखा गया है। चूंकि एक पिरामिड का आधार सबसे बड़ा होता है अर्थात यह बतलाता है कि हमें कार्बोहाइड्रेट से युक्त भोजन की मात्रा प्रत्येक खाने में सबसे अधिक होना चाहिए। भोजन पिरामिड या खाद्य पिरामिड आधार वाले भाग के बाद सब्जियों को रखा गया है। इसका अर्थ है कि कार्बोहाइड्रेट से युक्त भोजन की मात्रा के बाद सब्जियों की मात्रा आती है। सब्जियों के बाद जंतुओं से मिलने वाले भोज्य पदार्थों को रखा गया है। घी तेल चीनी नमक आदि को भोजन पिरामिड की सबसे ऊपर अर्थात शिखर वाले भाग में रखा गया है। चूंकि एक पिरामिड के शिखर का फैलाव सबसे कम होता है अतः यह बतलाता है कि शिखर वाले भाग में रखा जाने वाला खाद्य पदार्थ आहार में सबसे कम मात्रा में होना चाहिए अर्थात घी तेल चीनी नमक आदि को काफ़ी कम मात्रा में खाना है। एक संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा तथा विटामिन तथा खनिज लवण सभी को सही मात्रा और सही अनुपात में होना चाहिए। हमें हरी शाक सब्जी तथा फल भोजन के समय पर्याप्त एवं उचित मात्रा में निश्चित रूप से खाना चाहिए। ये विटामिन खनिज तथा रुद्रांश के अच्छे स्रोत हैं। हमें अधिक वसायुक्त तथा कम रुद्रांश वाले भोजन नहीं करना चाहिए जैसे चिप्स बर्गर पिज़्ज़ा नूडल्स आदि। इनमें वसा अधिक मात्रा में तथा रुद्रांश नहीं के बराबर होता है। यह जंक फूड कहलाता है तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अभावजन्य रोग वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण होते हैं अभावजन्य रोग कहलाते हैं तथा ऐसे बच्चे जिन्हें सही पोषण नहीं मिलता वे कुपोषित कहलाते हैं। संतुलित आहार पर्याप्त भोजन नहीं लेने के कारण कोई विशेष पोषक या कई पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबे समय तक रहती है तो वह व्यक्ति अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक
पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग या विकृतियाँ उत्पन्न कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को कुपोषित व्यक्ति कहा जाता है। कुपोषित व्यक्ति अत्यधिक दुबले पुतले और कमज़ोर हो जाते हैं। कुपोषित व्यक्ति किसी भी काम को करने में बहुत जल्दी थक जाते हैं। शरीर में विटामिन, प्रोटीन तथा आवश्यक खनिज लवणों के अभाव में रोगों से नहीं लड़ पाते और रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। विभिन्न पोषण के अभाव में विभिन्न तरह की बीमारियां हो जाया करती हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए की कमी से ग्रस्त व्यक्ति क्षीणता या दृष्टिहीनता नामक बीमारी का शिकार हो जाता है। इस बीमारी में उसकी दृष्टि कमज़ोर हो जाती है, अर्थात उसे अंधेरे में या रात को दिखाई नहीं देता और कभी कभी पूरी रात नहीं दिखाई देता। इस बीमारी को अंग्रेजी में नाइट ब्लाइंडनेस या रातोंदेही कहा जाता है। विटामिन ए की कमी के कारण दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। हरी तथा पत्ते वाली सब्जियां तथा साग, गाजर, दूध, अंडे, मक्खन आदि विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। भोजन में विटामिन ए की आवश्यक पर्याप्त मात्रा में लेने से विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारियां नहीं होती। विटामिन बी1 की कमी से होने वाले रोग। विटामिन बी1 की कमी से होने के कारण बेरी नाम की बीमारी हो जाती है। बेरी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति या बच्चा काफ़ी दुबला पुतला व कमज़ोर होता है। बेरी बीमारी में मांसपेशियां कम दुर्बल हो जाती हैं तथा काम करने की ऊर्जा की कमी हो जाती है। दूध, मांस, हरी सब्जियां तथा सभी अनाज विटामिन बी1 के अच्छे स्रोत हैं। विटामिन बी2 की कमी से होने वाले रोग। विटामिन बी2 की कमी से ग्रस्त व्यक्ति त्वचा रोग से पीड़ित हो जाता है। साथ ही शरीर की वृद्धि सही तरीके से नहीं होती। अंडे, मांस, हरी मटर आदि विटामिन बी2 के अच्छे स्रोत हैं। विटामिन बी3 की कमी से होने वाले रोग। विटामिन बी3 की कमी से पेलेलाग्रा नाम की रोग हो सकता है। पेलेलाग्रा नामक रोग त्वचा, पाचन तंत्र तथा स्नायु तंत्र बुरी तरह प्रभावित हो जाते हैं। टमाटर, आलू, मांस, मछली, साबुत अनाज आदि विटामिन बी3 के अच्छे स्रोत हैं। विटामिन बी12 की कमी से होने वाले रोग। विटामिन बी12 की कमी से खून की कमी हो जाती है। इस बीमारी को अंग्रेजी में अनीमिया कहा जाता है। इस बीमारी में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है। इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति काम करने की ऊर्जा की कमी के कारण हर समय थका हुआ महसूस करता है। अंडे, दूध, मछली, पत्तेदार हरी साग सब्जियां आदि विटामिन 12 के अच्छे स्रोत हैं। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग। विटामिन सी की कमी से शकरवी नाम की एक बीमारी हो जाती है। शकरवी नाम की बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति के मसूड़ों से खून निकलता रहता है तथा घाव को उभरने में समय लगता है। खट्टे फल जैसे नींबू, नारंगी आदि विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है। इस बीमारी में अस्थियां मुलायम हो जाती हैं तथा मुड़ जाती हैं। विटामिन डी शरीर को कैल्शियम शोषित करने में सहायता करता है। विटामिन डी हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाता है। रिकेट्स नाम की बीमारी प्राय बच्चों में पाई जाती है। इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति या बच्चा उसकी अस्थियां मुलायम होकर मुड़ जाती हैं, जिससे उन बच्चों के हाथ पैर मुड़ जाते हैं। कैल्शियम की कमी। कैल्शियम की कमी से ग्रसित बच्चों के शरीर का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता और इस बीमारी में अस्थियां कमज़ोर हो जाती हैं तथा दांत भी कमज़ोर होकर टूटने लगते हैं। लोहे की कमी से होने वाले रोग। लोहे की कमी से खून की कमी हो जाती है। इस खून की कमी के कारण अनीमिया बीमारी हो जाती है। आयोडीन की कमी से गेगा नाम की बीमारी हो जाती है। गेगा रोग गर्दन का अग्रभाग या गर्दन की ग्रंथि फूल जाता है। आयोडीन की कमी से बच्चों के मानसिक विकास में बाधा पहुंचाता है। फास्फोरस की कमी से कमजोरी तथा दांत एवं अस्थियां कमजोर हो जाती है। पोटेशियम की कमी से मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। सोडियम की कमी से मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है तथा थकान होने लगती है और निर्जलीकरण के कारण सोडियम की कमी हो सकती है। निर्जलीकरण की स्थिति में ORS लिया जाता है।
फ्लोरीन की कमी से दांतों में सड़न उत्पन्न हो जाती है। धन्यवाद।